दोस्तों, परिवार में आपसी सौहार्द और सामंजस्य को बनाए रखने में बड़ी बहू की भूमिका कितनी विशेष होती है और वह कैसे अपने स्नेह, सहनशीलता और त्याग से परिवार को एक सूत्र में बांधकर घर को मंदिर के समान बना देती है, यही हमारी आज की कहानी में वर्णित है, जिसका शीर्षक है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व के भारत के गांवों के संयुक्त परिवारों के ताने बाने का चित्रण कर यह समझाने का प्रयास किया है कि जैसे घरों की मजबूती उसकी नींव में और पेड़ों की शक्ति उसकी जड़ों में होती है, उसी प्रकार परिवार की एकता उस परिवार की बड़ी बहू में निहित होती है। यह बात भी सच्ची है कि जहाँ परिवारों में प्रेम नहीं है, वहाँ राई भी पर्वत के समान जान पड़ती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पर्वत भी राई के समान हो जाता है। यही इस कहानी का सार है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से पहले हैं ठाकुर बेनी माधव सिंह, गौरीपुर गांव के जमींदार। आमदनी कुछ सीमित है, परंतु पुरखों की शान वही की वही। दूसरे हैं श्रीकंठ सिंह, बेनी माधव सिंह के बड़े पुत्र, बीए की डिग्री धारक, शरीर से दुर्बल और कांतिहीन, आयुर्वेद और प्राचीन हिंदू सभ्यता के समर्थक। तीसरी हैं उनकी पत्नी आनंदी, कहानी की नायिका हैं। चौथे हैं लाल बिहारी सिंह, बेनी माधव सिंह के छोटे पुत्र, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त नौजवान। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत हो पाना भी मुश्किल है, उन्हीं के पूर्वजों के बनाए कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि उनके दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था, परंतु अब उसी स्थान पर एक बूढ़ी भैंस बंधी रहती है, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न बचा था। और उससे भी अधिक यह कि दूध शायद बहुत अधिक देती होगी, क्योंकि एक न एक आदमी दूध के लिए हांडी पकड़े खड़ा ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक तो न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बड़े कठिन परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री को प्राप्त किया था। अब एक दफ्तर में नौकर है। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध रोज सवेरे उठकर पी जाता था। इसके विपरीत श्रीकंठ अपना शरीर और अपने चेहरे की कांति बीए की डिग्री प्राप्ति पर बलिदान कर दी थी। इसी कारण वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कक्ष से औषधियों को कूटने की ध्वनियां आती रहती थीं। लाहौर से लेकर कलकत्ता तक के वैद्यकों से उनका पत्राचार चलता रहता था। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री बीए के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। गौरीपुर में रामलीला की शुरुआत भी श्रीकंठ ने ही की थी। दशहरे के दिन वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल की स्त्रियों में कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, उसके श्रीकंठ घोर विरोधी थे। इसे वह देश और जाति दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। यही कारण था कि गांव की कई नवविवाहिताएं उनकी निंदक थीं और उन्हें अपना शत्रु तक समझने में संकोच नहीं करती थीं। इस विषय पर तो श्रीकंठ की पत्नी आनंदी का भी उनसे विरोध था। इसलिए नहीं कि आनंदी को अपने सास ससुर, जेठ, देवर इत्यादि से घृणा थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि यदि साथ रहकर बहुत कुछ सहने के बाद भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार अर्थात बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फानूस, ऋण, मजिस्ट्रेट, वह सब कुछ जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग योग्य पदार्थ थे यहाँ विद्यमान थे। उसके पिता बड़े उदार चित्त के प्रतिभाशाली पुरुष थे, परंतु दुर्भाग्य से उनका लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सभी जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह खूब जी खोल कर किए, पर जब 15-20 हजार रुपयों का कर्जा सिर पर हो गया तो आंखें खुली और फिर हाथ समेट लिए। आनंदी उनकी चौथी पुत्री थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी, जिससे ठाकुर भूप सिंह की बहुत दुलारी थी। सुंदर संतान को कदाचित माता पिता अधिक चाहते भी हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े। वह ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यह स्वीकार्य था कि उनकी पुत्री स्वयं को भाग्यहीन समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास देवनागरी प्रचार के चंदे के रुपए मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी जब अपने घर से नए घर आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस शौक शान की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों की तो बात ही छोड़िए, कोई सजी धजी बहली अर्थात छोटी सी बग्घी तक ना थी। रेशमी स्लीपर लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ, जमीन पर फर्श और दीवारों पर तस्वीरें तक ना थी। यहाँ तो एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल कर लिया कि मानो उसने वैभव विलासिता के सामान पहले कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियों का शिकार कर पकाने के लिए लेकर आया और अपनी भाभी आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी पूर्व से ही भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, किंतु अब जब नए व्यंजन बनाने के लिए लाल बिहारी ने कहा तो वह उसे बनाने बैठ गई। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। वह ठहरी बड़े घर की बेटी, भला किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया इसलिए बचा नहीं। लाल बिहारी ने जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी कैसे उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, तो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह बात ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। चिढ़कर बोला, मायके में चाहे घी की नदियां ही बहती होंगी, स्त्री सब कुछ सह लेती है, किंतु मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी अपना मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का होता है, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार ही खा जाते हैं। तत्कालीन समय अनुसार लाल बिहारी के क्रोध की ज्वाला धधक उठी। भोजन की थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है कि तेरी जीभ चिमटे से पकड़कर खींच लूं। अब आनंदी का भी मुख आवेश से लाल हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मजा अवश्य चखाते। अब अपड़ और गंवार ठाकुर लाल बिहारी से न रहा गया। उसकी स्त्री तो एक साधारण सी जमींदार की बेटी थी, जब जैसा चाहता उसके साथ बर्ताव करता था। अपनी खड़ाऊ उतारी
और आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान में तुम फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति के बल और पौरुष का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, कुछ न खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को ऐसे वार्तालापों में ऐसा आनंद मिलता है कि खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से कटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत समाप्त हुई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से सिफारिश दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। तत्कालीन समय अनुसार श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ रात के भोजन के बाद जब आनंदी के पास पहुंचे तो वह आवेश से भरी बैठी थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, परंतु तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां चढ़ गईं और झुंझलाहट के कारण ज्वाला सी दहक उठी और बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई, अगर उसे पा जाऊं तो उसका मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्मी क्यों होती है? इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सलीका नहीं, मुझे खड़ाऊं उसे मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सारी बातें विस्तार से कहो, तभी मैं जान सकूंगा। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं। तत्कालीन समय अनुसार और किसी को पता भी नहीं चलता है। बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर ही फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्री स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि कदाचित आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। वैसे तो श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें यदा कदा ही कभी क्रोध आता था, किंतु स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने पिता बेनी माधव सिंह के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे अन्याय और दुष्टता करते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़वी बात तो सुन सकते हैं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक भी मैं सह सकता हूँ,
किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरी स्त्री पर हाथ उठाए और मैं कुछ ना करूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर यह बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें कर रहे हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत अधिक सिर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीकंठ, इतना तो मैं भी जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से गांव के कई घर टूटने से बच गए। किंतु जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके साथ भला ऐसा घोर अन्याय और पशुतुल्य व्यवहार मुझे असह्य है। आप यही बहुत मानिए कि मैं लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और अधिक ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, परंतु अलग होने की बात ठीक नहीं है। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, स्त्री के कारण? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेकशीलता के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कार्य किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों का तर्क वितर्क सुनने के लिए वे सभी व्याकुल हो उठी। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इनके कुल की रीति नीति से जलन रखते थे। वे पूर्व में भी श्रीकंठ को अपने पिता से दबने वाला दब्बू कहते थे। फिर उसने किताबें पढ़ी तो किताबी कीड़ा कहने लगे, और यदि बेनी माधव सिंह बिना श्रीकंठ की सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे तो यह लोग बेनी माधव को मूर्ख बताते थे। आज इन सभी ईर्ष्यालु लोगों की मन की मुराद पूर्ण हो रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने की व्यर्थ कारणों से आकर बैठ गया। बेनी माधव पुराने आदमी थे, वे इन मनोभावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ क्यों ना हो, किंतु इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लाल बिहारी से अपराध हो गया। इलाहाबाद से ग्रेजुएट श्रीकंठ पिता की इस मंशा को ना समझ सके, और पिता के द्वारा बात पलटने पर भी श्रीकंठ अपनी बात पर ही अड़े रहे। बोले, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह ही इस घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस मेरा यही अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। वह पिता से अधिक मान बड़े भाई श्रीकंठ को देता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही अपने लल्लू को बनवा कर दी थी। पिछले साल नाग पंचमी के दिन जब दंगल में लाल बिहारी ने अपने से ड्योढ़े जवान को पछाड़ दिया तो पुलकित हृदय से श्रीकंठ ने उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे यूं ही उड़ा दिए थे। अपने बड़े भाई के मुख से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा।
इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पूर्व से ही उसका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा था। वह अनायास ही बार बार यह विचार करने लगता था कि श्रीकंठ के समक्ष वह कैसे जाएगा, कैसे अपनी बात रखेगा और कैसे उनकी ओर देखेगा। उसे ऐसा लगता था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने भैया को निर्दयता की मूर्ति बना हुआ पाया। लाल बिहारी का मन कहता कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें सुना देते और तमाचे ही लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता, परंतु भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह ना समझे कि वह रोता था। फिर आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने कुपित क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते सुना कि अब मैं बाहर जाता हूँ और मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी कुछ सकचाते हुए बोली, लला, बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो उन्हें, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। श्रीकंठ फिर भी ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया को मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर लाल बिहारी लौट पड़े और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़े। अंत में आनंदी कमरे से निकली और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और सजल नेत्रों से बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने रोते सिसकते कहा, भैया, अब कभी यह बात मत कहना, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके अतिरिक्त आप जो दंड देंगे सहर्ष सह लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से भीतर आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं कि बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। गांव में
जिसने ही यह वृत्तांत सुना उसने आनंदी की उदारता को खूब सराहा। मित्रों, यह भावपूर्ण कहानी हमें पारिवारिक जीवन में घटित छोटी बड़ी गलतियों को समय रहते सुलझाने का संदेश देती है और परिवार की एकता से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति होता है और ना ही किसी व्यक्ति का अहंकार, यह बताती है। कहानी की नायिका आनंदी को अपमानित अनुभव होने पर जहां वह एक ओर अपने पति श्रीकंठ से लाल बिहारी की शिकायत करती है, वहीं अगले ही दिन लाल बिहारी के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर व्याकुल हृदय से उसे गृह त्याग करने से रोक लेती है। स्त्री के स्वभाव में इन्हीं मनोभावों को समझना प्रायः असंभव होता है, किंतु निश्चय ही इन्हीं कारणों से अनेकों घर विभाजन से बच जाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।